Yes. So first topic of electrostats that we have to start with the concept of charge. ठीक है? What is charge? Charge की basic definition है it is a property of any object by virtue of which it has a tendency to attract or repel the other objects. ठीक है? Charge की basic definition क्या है? Property of a body. Charge is what? Property of a body by virtue of which it is able to attract or repel another one. ठीक है? चार्ज का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल देखो, लेट्स से वी हैव टेकन अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इस मार्कर की बात करता हूं. ठीक है, जनरली इट्स अ इंसुलेटर. ठीक है, ये तो सबको कैटेगरीज पता है. हमारे जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज और 3 कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज कौन कौन से? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स. जो हमारे मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. इंसुलेटर्स के बारे में हमने पढ़ना नहीं है. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स का चैप्टर है, अभी मैं तुम्हें बता के हटा हूं. सेमीकंडक्टर्स हमने पूरा डिटेल में पढ़ना है 12th क्लास में इन द लास्ट. ठीक है, नाउ we have to deal with the conductors first. ठीक है, conductors are generally metals. ठीक है, conductors are generally metals. So conductors की अगर मैं बात करूं, let's say ये हमारा पीस है. ठीक है, initially generally it's a wood. ठीक है, it's a wood. ठीक है, ये फिलहाल इंसुलेटर है. इमेजिन करो ये हमारे कंडक्टर का पीस है. ठीक है, ये अगर एक कंडक्टर का पीस है तो जनरली इस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? अगर ये कंडक्टर का पीस है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कंडक्टर का पीस है, लेट्स से एल्युमिनियम या कॉपर है. ठीक है, नॉर्मल ये कॉपर का पीस है, तो कॉपर के पीस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा इनिशियली कि न्यूट्रल होगा? न्यूट्रल होगा. भाई चार्ज मैंने तुम्हें क्या बताया? चार्ज हमें करना पड़ता है. चार्ज ऐसे नहीं मार्केट से मैं कहूं, मैं जाके कहूं किसी शॉप पे जाके यार एक कॉपर का पीस दे दो, एक न्यूट्रल दे दो, एक पॉजिटिव चार्ज दे दो, एक नेगेटिव चार्ज दे दो. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, चार्जेस का कुछ ऐसा कांसेप्ट नहीं होता. चार्ज हमें किसी भी बॉडी को चार्ज करना पड़ता है. वो चार्ज करते कैसे अभी पहले पूरा कांसेप्ट. ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैट हमारा यूजुअली टीचर स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ से. बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कूलम्ब्स लॉ को. कूलम्ब्स लॉ हम आराम से स्टार्ट करेंगे. पहले एक बार चार्जेस का कांसेप्ट बताता हूं. ठीक है, चार्ज होता क्या चीज है. ठीक है, 10th क्लास में आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को रटा होगा. दो हमारे चार्जेस हैं, दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, दोनों अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो कि ये चार्ज होता क्या है, ये चार्ज आता कैसे है. हम कहते हैं कि चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों होते हैं? ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कैसे होते हैं. ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारी बॉडी होती है, लेट्स से अगर हमारे कॉपर या एल्युमिनियम का पीस है, कोई भी मेटल का पीस है, इनिशियली ये जो हमारा आइडियली है दिस इज अ न्यूट्रल. ठीक है, न्यूट्रल होने का क्या मतलब है? इसमें कोई चार्ज नहीं है, इक्वल है. ठीक है, a body is said to be neutral if it has a same number of positive charge and same number of negative charge. means magnitude of टोटल जो हमारा चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, वो इस पे 0 होगा. जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा. ठीक है, अब तुम्हें एक आइडिया देता हूं. अब अगर मैं इस बॉडी के अंदर घुस के देखते हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल में. ठीक है, ये तो बेसिक चार्ज की डेफिनेशन होगी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट इज एबल टू अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडीज. ठीक है, अब देखते हैं चार्ज क्रिएट कैसे होता है. लेट्स से ये हमारा कंडक्टर का पीस है. ठीक है, इस कंडक्टर के पीस को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं. ये मैंने एक मेटल का पीस ड्रॉ कर दिया. अब बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? ये हमारा कोई भी, फॉर एग्जांपल मैप हो गया, बोर्ड हो गया, ये कैमरा हो गया, पूरी क्लास होगी, डस्टर हो गया, किस चीज से बना हुआ है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? एटम्स. एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मार्कर हो गया, ये वुड होगी, कोई भी हमारा मैप हो गया, बोर्ड हो गया, सब कुछ इस दुनिया में एटम से बना. ठीक है, और ये अगर एक मेटल का पीस है, इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने एटम्स होंगे? अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 23 मान लेते हैं. एवोगैड्रो नंबर के आसपास मान लेते हैं कि इसमें तुम्हारे इतने एटम्स अवेलेबल होंगे. ठीक है, मान के चलते हैं ये हमारे एटम्स हैं जो इसके अंदर अवेलेबल हैं. ठीक है, ये भी मैं कुछ लिमिटेड नंबर ड्रॉ कर रहा हूं, बट बहुत सारे होंगे. ठीक है, एवोगैड्रो नंबर के आसपास. अब एटम के अंदर क्या होता है? तुम्हारा एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और नियर बाय तुम्हारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से तुम्हारा ये स्ट्रक्चर बनता रहेगा. ठीक है, अब तुम्हें एक आइडिया देता हूं. अब अगर मैं इस बॉडी के अंदर घुस के देखते हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल में. ठीक है, ये हमारा कंडक्टर का पीस है. ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने एटम्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
ये समझ आ रहा है ना मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और नियर बाय ये मैं ऑर्बिट्स ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है तुम्हारा इस कंडक्टर का। अगर मैं इसके अंदर घुस के देखूं, ये तुम्हारा मेटालिक कंडक्टर है। मेटालिक कंडक्टर के बीच में तुम्हारे एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ बिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। एटम्स के अंदर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। आइडियली अगर ये हमारा न्यूट्रल पीस है, इफ दिस इज अ न्यूट्रल पीस, इस न्यूट्रल पीस में जितना हमारा नेट पॉजिटिव चार्ज है उतना हमारा नेट नेगेटिव चार्ज रहेगा। मतलब नेट पॉजिटिव इक्वल्स टू नेट नेगेटिव। और अगर मैं इस बॉडी पे चार्ज की बात करूं, क्यू नेट, वो हमारा क्या होगा? जीरो। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जीरो, ठीक है। अब अगर ये बॉडी न्यूट्रल, दिस बॉडी इज न्यूट्रल, हाउ टू मेक दिस बॉडी अ चार्ज्ड? अगर इस बॉडी को मुझे चार्ज करना है, ठीक है, तो मैं चार्ज कैसे करूंगा? मैंने एक तुम्हें बेसिक आइडिया दिया, चार्ज हमारा रबिंग से चार्ज हो जाता है। अगर मैं एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करूं, ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से मैंने इसी के साथ का एक आइडेंटिकल पीस ले लिया, ठीक है। आइडेंटिकल नहीं लेते, दूसरा मटेरियल ले लेते हैं। लेट्स से कॉपर का पीस था, ये मैंने एल्युमिनियम का पीस ले लिया, ठीक है। मैंने इन दोनों बॉडीज को रब करना स्टार्ट किया, दोनों को मैंने रब करना स्टार्ट किया। रबिंग से ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जाते हैं। इनिशियली ये वुड है, ये चार्ज नहीं होगी, ठीक है, बट अगर यही मेटालिक पीस होते तो ये चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। चार्जिंग का जरूरी नहीं है कि रबिंग का ही कॉन्सेप्ट हो। अभी मैं तुम्हें बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे क्रिएट होता है। चार्जिंग के और भी कॉन्सेप्ट होते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। इंडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चार्जिंग का प्रोसेस होता है बाय इंडक्शन, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। वो जैसे जैसे हमारा यूनिट आगे बढ़ेगा मैं डिटेल में कवर अप करूंगा, ठीक है। बेसिकली लेट्स से दोनों बॉडी न्यूट्रल है। इनिशियली आइडियली दीस टू बॉडीज आर न्यूट्रल। इस पे भी ऐसा नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं है। जितना नेट पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेट नेगेटिव चार्ज है। जितना नेट पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो, यूजुअली मैंने अभी तो मैं डेफिनेशन लिखवाई, जब दो बॉडीज को हम रब करते हैं किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अ बॉडी कैन बी मेड चार्ज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। को नोट कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ट्रांसफर होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं है। पॉजिटिव चार्ज कहां पे है? न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस अपनी जगह से कहीं नहीं हिल रहा, न्यूक्लियस कहीं नहीं हिल रहा, ठीक है। तो यहां पे एक बार लिख लेते हैं, अ बॉडी can be made charged by transfer of electrons, ठीक है। A body can be made charged by the transfer of electrons, ठीक है। ये हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फाइन। इन दो ऑब्जेक्ट्स को मैं रब कर रहा हूँ, इधर देखो, ये दो ऑब्जेक्ट्स को मैं रब कर रहा हूँ। अब होगा क्या? एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स रिसीव होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, कौन सी बॉडी क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेगी? ये कौन डिसाइड करेगा? वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन किस चीज में सुन रखा है? 11th क्लास में वर्क केमिस्ट्री में सुन रखा होगा। वर्क फंक्शन क्या चीज होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नीडेड इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द एटम, ठीक है। अब ये देखो, अब मैं किसी एक एटम को बाहर निकालता हूं। लेट्स से ये मेरा एक कॉपर का पीस है, ठीक है। ये मेरा एक कॉपर का पीस है, ठीक है। लेट्स से इसी तरीके से ये यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम का पीस लिया था, उसमें भी बहुत सारे एटम्स होंगे हमारे, ठीक है। मैं किसी एक एटम को इससे बाहर निकाल के तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ कि वर्क फंक्शन क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलते हैं। लेट्स से किसी एक एटम को मैंने स्टडी के लिए बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसके अंदर ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके बाद तुम्हारे नियर बाय ये शेल्स होते हैं, आउटरमोस्ट शेल्स। यहाँ पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैं बॉडीज को रब करूंगा, लेट्स से मेरे इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दीस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करूंगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा? 4 3 2 के 1 वाला। क्यों? यूजली बाउंड है। यूजली बाउंड किससे है? न्यूक्लियस से, ठीक है। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। इन दोनों पे भी फोर्स लग रही होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? ये भी तो चार्ज ही है,
ये भी तो चार्ज ही है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने होल्ड में ले रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। अब जब मैं इन दो बॉडीज को रब करूंगा, ठीक है, लेट्स से ये तुम्हारा कॉपर का स्ट्रक्चर है और ये तुम्हारा एल्युमिनियम का एक एटम है, ठीक है। अब अगर मैं साइज की बात करूं, ठीक है, साइज की बात करूं, ये लेट्स से हमारा कॉपर का एक एटम है, ये तुम्हारा एल्युमिनियम का एटम है। किस एटम का साइज बड़ा होगा, किस एटम का साइज छोटा होगा? कॉपर का 63.5 होता है मास नंबर और उसका 27 होता है, ठीक है। तो कॉपर का साइज बड़ा होगा, एल्युमिनियम का साइज छोटा होगा। अब अगर मैं बात करूं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, एल्युमिनियम के केस में या कॉपर के केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे किस पे होल्ड ज्यादा होगा और किस पे होल्ड कम होगा? एल्युमिनियम पे होल्ड ज्यादा होगा, कॉपर पे होल्ड कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसका साइज बड़ा है। जितना साइज बड़ा उतना होल्ड। फॉर एग्जांपल ये क्लास है, ठीक है, इमेजिन दिस एंटायर क्लास टू बी अ एटम। ये मान के चलते हैं पूरी की पूरी क्लास एटम है और मैं इस क्लास का न्यूक्लियस हूं, तुम सब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये क्लास का साइज इतना, इस क्लास में लेट्स से 10 रोज है, ठीक है, 10 रोज है। अब मैं ये कंप्लीट क्लास का न्यूक्लियस हो, तुम सब एटम हो, तुम सब इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब मेरा होल्ड लास्ट रो तक कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास का साइज छोटा है। अब अगर यही क्लास का साइज ट्रिपल कर दूं, ये 10 रोज की जगह अगर मैं 25 या 30 रोज कर दूं, तो 30 रोज होने के बाद क्या मेरा लास्ट वाले स्टूडेंट पे होल्ड उतना रहेगा? नो। जितना साइज कम होगा, जितना साइज कम होगा एटम का, उतना होल्ड ज्यादा होगा न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और जितना क्लास का साइज एटम का साइज बड़ा होगा उतना लास्ट रो पे, लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस का होल्ड उतना ही कम होगा। अब लेट्स से बाहर से कोई डिस्टर्बेंस आती है, अब यहां से क्लास से कोई डिस्टर्बेंस आती है, क्या ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जा सकता है इस क्लास में से? नहीं निकल सकता। क्यों? साइज छोटा है, मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पूरा होल्ड है, लास्ट रो तक मेरा स्टूडेंट पे पूरा होल्ड है। बाहर से कोई डिस्टर्बेंस आती है, स्टूडेंट क्लास से बाहर निकल के नहीं जा सकता। यही अगर इस क्लास का साइज ट्रिपल है, 3 गुना है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पीछे से कोई डिस्टर्बेंस आती है, मैं लास्ट वाले स्टूडेंट को अच्छे से देख ही नहीं पा रहा, पीछे से कोई डिस्टर्बेंस आई, वो निकल गई, ठीक है। अब सेम चीज, अब हो क्या रहा है, मैं इन दोनों को रब कर रहा हूँ। रब करने से क्या हो रहा है? एनर्जी क्रिएट हो रही है। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्रिएट हो रही है। एंड हीट एनर्जी इज जस्ट लाइक अ डिस्टर्बेंस टू दिस क्लास। अब ये दो क्लासेस हैं, ये दो, ये हमारे लेट्स से एक हमारा कॉपर का, इसके ऊपर लिख लेते हैं, ये तुम्हारा कॉपर हो गया, ये तुम्हारा एल्युमिनियम, ठीक है। ये लेट्स से कॉपर का पीस है, एल्युमिनियम का पीस है, इन दोनों को मैं रब कर रहा हूँ। रब करने का मतलब क्या है? एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। तो कॉपर और एल्युमिनियम दोनों के पास एनर्जी मिल रही है। किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा कंफर्टेबली बाहर निकल जाएंगे? कॉपर के, एल्युमिनियम के? कॉपर, क्योंकि साइज बड़ा है, एनर्जी मिली एडिशनल, बाहर से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, एनर्जी मिली। कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड बहुत वीक है, उन पे न्यूक्लियस का होल्ड बहुत वीक है। जैसे ही एक्सटर्नल एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स हवा में तो कहीं रह नहीं सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। कंडक्टर, वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, कोई वायर है, ठीक है, वायर में भी हमारा करंट मूव करता है ना, कोई भी हमारा मोबाइल को चार्ज करते हैं। अभी देखो, लेट्स से मैंने एक सॉकेट में चार्जर कनेक्ट कर दिया, चार्जर के साथ मुझे मोबाइल को प्लग इन करना पड़ता है, तभी मेरा मोबाइल चार्ज होता है। क्या ऐसा हो सकता है चार्जर से मैं 1 सेंटीमीटर दूर मोबाइल रख दूं और चार्ज होना स्टार्ट हो जाए? नो, क्योंकि करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। अब ये कॉपर और एल्युमिनियम दोनों को मैं रब कर रहा हूं। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पे न्यूक्लियस का होल्ड वीक है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली एल्युमिनियम में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर किस बॉडी से किस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, वो डिपेंड करता है किस बॉडी का कितना वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन का मतलब न्यूक्लियस का कितना होल्ड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो जैसे ही मैं इनको रब करूंगा, अब किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा? कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज, एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज। ये तो एक कॉन्सेप्ट है तुमने जो याद कर रखा है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगी उस पे पॉजिटिव चार्ज, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी उस पे नेगेटिव चार्ज। कोई मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है व्हाई दिस इज सो? कि जो बॉडी यहाँ पे कॉपर डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हाँ बोलो सर। बिकॉज़ पहले प्रोटॉन्स के जो नंबर्स थे, मतलब पॉजिटिव चार्ज थे और इलेक्ट्रॉन नंबर नेगेटिव चार्ज थे। अब नेगेटिव चार्ज कुछ चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज, अब कुछ पॉजिटिव चार्ज बचा, इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, देखो गुड। देखो इनिशियली ये बॉडी क्या थी? न्यूट्रल थी।
इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेट नेगेटिव चार्ज था। लेट्स से इसके अंदर हमारे 10 प्रोटॉन थे, 10 हमारे प्रोटॉन्स थे और 10 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनिशियली ये भी हमारे न्यूट्रल थी। लेट्स से इसके अंदर भी हमारे 7 प्रोटॉन्स थे और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे ही मैंने इन दो बॉडीज को रब किया, इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। पहले इसके पास 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही मैं इनको रबिंग कर रहा हूं, प्रोटॉन पे कुछ फर्क पड़ेगा? प्रोटॉन के नंबर पे? प्रोटॉन कहां पे है? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन तो चेंज नहीं हो रहे। 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए, कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। पहले 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल नेट चार्ज 0। अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, 10 प्रोटॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन बचे। कौन सा चार्ज ज्यादा, कौन सा चार्ज कम? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, नेगेटिव चार्ज कम। तो ओवरऑल ये बॉडी क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज। उस पे 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हो गए। प्रोटॉन पे कुछ फर्क पड़ा? नो। 7 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन्स। कौन जीत गया? कौन सा चार्ज जीत गया? नेगेटिव। तो ओवरऑल इस पे आ जाएगा नेगेटिव। ऐसा कुछ होता नहीं है कि 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। इसे तुम्हें समझाने के लिए कि कोई भी बॉडी पे हम कह देते हैं कि जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया उस पे पॉजिटिव चार्ज आया, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उस पे नेगेटिव चार्ज आया। कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता, नेचर का रूल नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस है। ठीक है, पहले तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया उस पे आया पॉजिटिव चार्ज, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर है? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ गेटिंग एनी बॉडी टू बी चार्ज्ड। चार्ज का कांसेप्ट अब क्लियर हो गया कि कोई भी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे फॉर गेटिंग अ बॉडी चार्ज। चार्ज इज व्हाट? अ बॉडी कैन बी मेड चार्ज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर होंगे तो वो तुम्हारी बॉडी चार्ज होगी। ठीक है, चलो अब चार्ज के ऐसे यूनिट क्या होते हैं? व्हाट आर ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। ठीक है, ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। और सीजीएस यूनिट क्या होते हैं? SI unit of charge is coulomb। ठीक है, ये हमारी SI यूनिट होगी। CGS यूनिट एक तो होती है हमारी स्टैट कूलम और एक होती है ESU। ठीक है, नोट करो। CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम और ESU। ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ESU स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, Let's say we have two bodies A and B। ध्यान से देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आगे स्टार्ट होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, we have two bodies A and B। मैंने इन दो बॉडीज को रब किया। इस बॉडी से 4 इलेक्ट्रॉन बॉडी B में ट्रांसफर। ठीक है, A और B मैंने दो बॉडीज को शिफ्ट किया, दो बॉडीज को टच किया, रब किया। रबिंग के दौरान A से B में 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। बॉडी A ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, बॉडी B ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस पे आएगा नेगेटिव। क्या मैं कह सकता हूं इस बॉडी पे +4 कूलम का चार्ज आएगा और इस बॉडी पे -4 कूलम का चार्ज आएगा? चार्ज के ऐसे यूनिट कूलम। अभी हमने देखे चार्ज के ऐसे यूनिट कूलम। मैंने इन दो बॉडीज को रब किया, बॉडी A और B को। A बॉडी ने B बॉडी को 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। किसी भी, अभी हमने देखा चार्ज की डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उस पे चार्ज आएगा। ठीक है, A ने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, B ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। सो शैल आई से दैट बॉडी A will get +4 कूलम चार्ज एंड बॉडी B will get -4 कूलम चार्ज? नो। अगर नो है तो what amount of charge will get body A and what amount of charge will get body B? 4 times the charge on the electrons। Write down, heading बनाओ, quantization of charge। Heading is this example, quantization of charge। Answer to this explanation is quantization of charge।
Write down. According to quantization rule, charge on any object will be the integral multiple of basic charge E. According to quantization rule, charge on any object will be the integral multiple of basic charge E, और quantization का फॉर्मूला होता है Q equal to plus minus NE. Q equal to plus minus NE, where n could be any integer. Integer मतलब minus infinity including 0 to plus infinity. इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी इंक्लूड होता है और पॉजिटिव भी इंक्लूड होता है. फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होते, फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होते. ठीक है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी. और E तुम्हारा क्या है? चार्ज, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. कितना होता है? 1.6 10 to the minus 19 coulombs. ठीक है, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the minus 19 coulombs. तो अब देखो क्वांटाइजेशन रूल क्या कहता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज आएगा ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट डिपेंड्स अपॉन Q क्या है, कोई भी बॉडी कितना चार्ज हो रही है. E तुम्हारा क्या है? बेसिक चार्ज 1.6 into 10 to the minus 19. N तुम्हारा क्या है? एनी इंटीजर. और M तुम्हारा शो क्या रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. ये चीज क्लियर है? M तुम्हारा रहेगा तो इंटीजर. ठीक है, n तुम्हारे क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. और ये तो कॉमन सेंस है. इधर देखो, मैं कह रहा हूं दो बॉडीज को रब कर रहा हूं, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है. मैं कह रहा हूं इनको रब कर रहा हूं, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. कोई लॉजिक बनता है? 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं या 4.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो n तुम्हारा क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा. n तुम्हारा इंटीजर रहेगा. 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन. अब इधर देखो, लेट्स से ये तुम्हारा बॉडी A था, बॉडी B थी. दोनों को मैंने रब किया. बॉडी A ने बॉडी B को 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए. तो अब बॉडी A पे तुम्हारा +4 कूलम का चार्ज नहीं होगा. बॉडी A पे चार्ज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? Q इक्वल टू NE. N तुम्हारे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 4. तो 4 into E 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम. कितना आ जाएगा ये? ये तुम्हारा 6.4 into 10 to the minus 19 कूलम. Q A, charge on A, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है. ऑन द अदर हैंड बॉडी B ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया. बॉडी B पे कितना चार्ज आ जाएगा? चार्ज ऑन B 4 into 1.6 into 10 to the minus 19 with a negative sign. minus 6.4 into 10 to the minus 19 कूलम. नोट करो, बॉडी A पे चार्ज रहा प्लस 6.4 into 10 to the minus 19 कूलम. बॉडी B पे minus 6.4 into 10 to the minus 19 कूलम. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, चार्ज हमेशा तुम्हारा इंटीग्रल मल्टीपल होता है. ऐसा नहीं है दो बॉडीज को रब किया, एक ने 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो तुम करके लिख दो +4 कूलम का चार्ज. ठीक है, +4. n तुम्हारे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड will got multiplied by the basic charge E 1.6 into 10 to the minus 19. that will give you a multiple of amount of charges create on the object. ठीक है, ये तो रहा कॉन्सेप्ट. अब एक बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन. बॉडी A पे आया 6.4 into 10 to the minus 19 कूलम का चार्ज. बॉडी B पे आया -6.4 into 10 to the minus 19 कूलम का चार्ज. सिस्टम पे कितना चार्ज है? नेट चार्ज ऑन द सिस्टम. नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0. QA 6.4 10 to the minus 19. QB -6.4 into 10 to the minus 19. Q net of the system, Q net equal to 0. ठीक है, हेडिंग बनाओ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. हेडिंग बनाओ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. दो प्रॉपर्टीज लिख लो. चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड. फर्स्ट इज चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक चार्ज E. चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड. और सेकंड पॉइंट लिख लो, नेट चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड. चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड एंड नेट चार्ज ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड. आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज हमारा कंजर्व रहेगा. जितना नेट पॉजिटिव उतना नेट नेगेटिव.
ठीक है, इसका मतलब बॉडीज चार्ज होती हैं, सिस्टम चार्ज नहीं होता, सिस्टम पे नेट चार्ज 0। और लॉजिक सिंपल दिख रहा है कि अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रही है, पक्का से दूसरी कोई बॉडी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही होगी, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हुए, इसके बाद जितना नेट पॉजिटिव चार्ज आया उसके बाद उतना ही नेट नेगेटिव चार्ज आया, ओवरऑल नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज, ठीक है। सो दिस फिनिशेस द what are charges, how to make a body charged, what are the basic properties of charge। कल वाला लेक्चर स्टार्ट यहीं से करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अभी दो पढ़ी है, चार्ज क्वांटाइज होता है और चार्ज कंजर्व होता है, कल की क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से कवर अप करके कूलम्ब्स लॉ को स्टार्ट, ठीक है, क्लियर, थैंक यू।